मोदी जी आपके तीसरे टर्म में करीब 1650 दिन बचे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अनलेस आपका प्लान है चौथे टर्म के लिए भी लड़ने का, ये आपका आखिरी टर्म होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। निखिल कामत के साथ आपने रीसेंट पॉडकास्ट में बताया कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई है। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को यूटिलाइज करने का। आप एक मिशन स्टार्ट करो हमारे शहरों को साफ करने का, आपके तीसरे टर्म के खत्म होने से पहले। देश के अनेक शहरों को दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। सेम पॉडकास्ट में आपने बात करी थी एक डॉक्टर की। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जीवन भर सरकार को गालियां देता रहता हूँ। सरकार ये टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, ढिकना लेती है, फनाला लेती है, लेकिन आज मुझे समझ आई कि उस टैक्स की कीमत क्या होती है। आज जो मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अगर आप हमारे शहरों को साफ कर दोगे तो वही अर्बन वोटर जो अभी आपकी सरकार को गाली दे रहा है टैक्सेस के लिए, वो आपके सामने सर झुकाएगा। क्योंकि भले ही वो आदमी आपकी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हो टैक्सेस के लिए, पर उसका निशाना एक्चुअली टैक्सेस नहीं है, उसका निशाना है क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे शहरों में। मोदी जी, आप कई बार बात करते हो हमारे देश की इमेज के बारे में दुनिया भर में। आपको मैं बताना चाहता हूँ एक गेम के बारे में जो अभी कुछ वेस्टर्न लोगों के बीच पॉपुलर है। गेम ये है कि वो हमारे देश में किसी रैंडम जगह जाएंगे गूगल स्ट्रीट व्यू इमेज देखने के लिए, और ये गेम तब तक खेलेंगे जब तक उनको कूड़ा नहीं दिख जाता। और कैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं? When you find one street view place where there is no like a full 360 turn where you can't see trash or just like rubble on the ground. like exactly. Please just do one round. Just drop it in once and just see. Where? Right. Anywhere in India. What happened? It's delayed. अब भले मैं ये मान सकता हूँ कि ये लोग रेसिस्ट हैं और उनका कंटेंट बायस्ड है, तो हम ही ये गेम खेल के देखते हैं। अब इस गेम की छोड़ो, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ आपके घर से 20 किलोमीटर यानी कि 40 मिनट दूर। गंदगी है, बदबू आ रही है। ये हम झाड़ू मारते हैं तब जाके साफ होता है। झाड़ू मारने वाला भी कोई नहीं आता। झाड़ू वारे नहीं है, नाली वारे नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई सरकारी पानी नहीं है। एमसीडी वाले आते नहीं यहाँ पे। नहीं आते हो। कोई नहीं आता है देखने। ऐसा ही रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हालत देखो। 8 साल पहले आपने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था। इसके लॉन्च के दौरान आपने कहा था कि बापू ने क्विट इंडिया क्लीन इंडिया का नारा दिया था। क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। क्विट इंडिया तो हो गया, पर क्लीन इंडिया का क्या? कई देश जो हमसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनकी सड़कें देखो। श्रीलंका में कोलंबो हो, सीरिया में दमास्कस हो, या फिर इराक में बगदाद। इंडिया की बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। लग्जरी गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है, वही रोड की सिचुएशन खराब है। 10 मिनट में घर में कुछ भी आ जाएगा, पर हर जगह पोल्यूशन है। करोड़ों के अपार्टमेंट्स मिनटों में बिक रहे हैं, पर उन्हीं अपार्टमेंट्स के बाहर कचरा पड़ा हुआ है। आप डबल इंजन सरकार की बात करते हो। भाजपा की डबल इंजन सरकार। अभी 28 में से 20 स्टेट्स आपकी पॉलिटिकल कंट्रोल में है, यानी कि अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, लखनऊ, कानपुर और पुणे जैसे बड़े बड़े शहर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये शहर सारे साफ हो जाए, इससे बेहतर क्या ही रिस्पॉन्स हो सकता है आपका ऑपोजिशन पार्टीज को। आप शायद जानते नहीं हो आपकी पीठ के पीछे क्या चलता है। रिसेंटली आप मुंबई गए, इसीलिए उधर की सड़कें भी पेंट हो गई और कोलाबा के फुटपाथ भी साफ हो गए। मोदी जी, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि पुणे के शिवनगर इलाके में एमएलए सिद्धार्थ शिरोले प्राउडली ये पोस्ट कर रहे हैं, टुडे आई हैड द ऑनर ऑफ इनॉग्रेटिंग द टारिंग एंड रिपेयर वर्क फॉर द रोड फ्रॉम ओम सुपरमार्केट चौक टू दीप बंगलो चौक। कौन सा ऑनर बताओ? एक एमएलए एक सड़क की रिपेयर को इनॉग्रेट कर रहा है, और देश के स्टैंडर्ड्स इतने कम हो गए कि एक एमएलए सेलिब्रेशन रिपेयर के खत्म होने के बाद नहीं बल्कि स्टार्टिंग में कर रहा है। और मोदी जी देख लो, इस रोड के लिए ये एमएलए इतने खुश हो रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए भी बना रहा हूँ ताकि किसी तरह मेरा मैसेज आप तक पहुँच जाए और अपनी ऑडियंस के लिए भी। ये इंडियन यूट्यूब पर वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियोज़ है कि हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं और उनको हम साफ कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया
तो अब इस प्रॉब्लम की सारी बारीकियां समझ जाओगे, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए मैंने कार्तिक मुरलीधरन की एक किताब पढ़ी, ये रिसर्च पेपर पढ़ा कि हमारी पॉलिसी इतनी बेकार क्यों है, CAG की रिपोर्ट पढ़ी इंडिया के म्यूनिसिपल वेस्ट पर, RBI की डिटेल रिपोर्ट पढ़ी म्यूनिसिपैलिटी के फाइनेंसेस पर, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट, इंदौर पर ये रिपोर्ट और हमारी वेस्ट और टैक्स पॉलिसी पर दूसरी रिपोर्ट्स। और मेरी ऑडियंस के लिए इस इशू की डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ जब तक हमारा सिटीजन अवेयर नहीं होगा तब तक दबाव नहीं डल सकता हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे IAS ऑफिसर्स पर। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया कि हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं, किसकी गलती की वजह से ये इतने गंदे हैं और इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पर इस सारी रिसर्च में घुसने से पहले एक नज़ारा देखते हैं हमारे शहरों का। यह है साउथ दिल्ली में मदनपुर खादर इलाके की JJ कॉलोनी, जो प्रधानमंत्री के घर से बस 40 मिनट दूर है। शीला इधर एक 60 साल की निवासी हैं, जो इधर आई करीब 20 साल पहले, जब दिल्ली सरकार ने हजारों परिवारों को रीसेटल किया था स्लम से JJ कॉलोनी में। इनफैक्ट कई लोग JJ कॉलोनी को झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बुलाते हैं। 20 साल पहले इधर बस खेत और कनाल होते थे, और आज क्या हालत है, हर जगह आपको कचरा और खुले नाले मिलेंगे। आप ही देख लो कितनी गंदगी है, झाड़ू बारे नहीं है, नाली बारे नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई सरकारी पानी नहीं है। किसकी गलती है ये? हम लोगों की क्या गलती है? जो आकर ना यहाँ को प्रधान बनो है कुछ सुनता ही नहीं है। जो कह रहे करवा तो रहे और कुछ ना करवाए। और नाली मोरी देख रहे हो कैसी पड़ेंगी, बदबू आ रही है नाली में। जब बोटिंग पे खड़ा भौकाओ सोनू है, जब तो जो कह दो गंदगी है, बदबू आ रही है, हम जीते गए तो हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, वो कुछ ना करवा रहे। जिस सोनू की वो बात करिए वो म्यूनिसिपल काउंसलर है उनके वार्ड का। म्यूनिसिपल काउंसलर या फिर निगम पार्षद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो MCD के लिए काम करते हैं साफ सफाई जैसे मुद्दों पर अपने वार्ड में। उनकी मेन जिम्मेदारी है ये देखना कि घरों से कचरा कलेक्ट हो रहा है या फिर नहीं, और सड़कें साफ है या नहीं। पर मदनपुर खादर में क्या हालत है देख लो। ये नवीन है, एक नौजवान लड़का जो इधर रहता है। हमने उनसे पूछा कि अगर MCD काम नहीं कर रही तो भला आप लोग कर लो। आप लोग के अलावा लोग कोशिश कर रहे हैं साफ रखने की। कोशिश सिर्फ हम ही कर रहे हैं, जनता ही कर रही है आपस में। जो कर रहे हैं हम ही मिलवा के कर रहे हैं तो साफ है। जैसे कि हमने अपने इधर साफ कर लिया। बारिशों के दौरान तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। यहाँ इतना पानी भर जाता है, बल्कि इसमें डूब के आते हैं लोग, परेशान होते हैं। अब MCD जरूर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही, पर लोग भी तो दूध से धुले नहीं है। घर के बाहर ही वो ओपन नाले में अपना कचरा फेंकते हैं। गाड़ी आती है ना, हाँ। गाड़ी में डाल देते हैं, नहीं तो वहाँ पर फेंक के आते हैं, नाला में फेंक के आते हैं, नाले में फेंक के आते हैं। सबके घर में टॉयलेट जरूर है पर पानी नहीं है, इसलिए लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स में जाते हैं। और कम्युनिटी टॉयलेट्स की हालत देख लो, कौन जाएगा ऐसी जगह। इस बुरी वेस्ट मैनेजमेंट के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस अब डॉक्टर जाकिर के क्लिनिक में ही देख सकते हो। जो पानी इकट्ठा होता है उससे कुछ डिजीज जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये उसी पानी में होते हैं। असल में इनका जो लार्वा होता है उसी पानी में होता है, और वो आगे जाके बच्चों को, बड़ों को, सभी को इफेक्ट करता है। टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, ये मेनली गंदगी से ही होते हैं। मदनपुर खादर के कुछ विजुअल्स तो इतने गंदे हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकता। अब इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी की होती है, इसलिए मेरी टीम लोकल म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस गई और म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस की हालत देख लो। ताला 12 बजे ताला बंद होने की बात तो छोड़ो, बिल्डिंग की हालत देखो। MCD के ऑफिस के सामने ऐसी हालत है। हाँ, ये MCD ऑफिस है। अब आप बोलोगे कि मैं बायस्ड हूँ, मैंने एक गंदा एरिया चुना और उधर फुटेज रिकॉर्ड कर ली, तो ठीक है एक गेम खेल लेते हैं। ओके, तो ये गेम मेरे टीम मेंबर अमी ने डिजाइन करी है, एंड द आइडिया इज कैन यू फाइंड कचरा इन इंडियन सिटीज। सो लेट्स प्ले द गेम। पुणे कचरा है, ये कचरा है, यस। बेंगलुरु थोड़ा कचरा लग रहा है मुझे, ठीक है, इट्स नॉट टू बैड एक्चुअली। जयपुर, ओ माय गॉड, देख लो ये। अहमदाबाद कचरा, चेन्नई, वाओ, वेल डन। एंड बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि ये बायस्ड है, द कोड एंड द गेम बोथ आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, यू कैन प्ले इट ऑन योर ओन। 4 out of 5 guys, 80%. हैदराबाद, मैन कचरा, what? अहमदाबाद कचरा, पुणे
आई थिंक दैट्स कंस्ट्रक्शन डेब्री। ये कचरा है या नहीं है? आई थिंक है। अहमदाबाद। Man, I'm kidding. This is not even biased, guys. This is a random Google Street View image generator. Pune. Okay, this is actually quite clean. 8 out of 10. 80%. Link is in the pinned comment. You can also play it. तो बाय चांस अगर आप इस भ्रम में थे कि नहीं मोहक हमारे शहर तो बहुत साफ है, तो वो भ्रम तो दूर हो गया होगा। तो सवाल है क्यों यार, हमारे देश में इतनी गंदगी क्यों है? देवेश कपूर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर पब्लिश किया था। Why does the Indian state both fail and succeed? कुछ चीजों में तो दुनिया भर में कोई इंडियन सरकार को हरा ही नहीं सकता, जैसे इलेक्शंस हो या फिर वैक्सीनेशंस की बात हो। हमारे देश में करोड़ों लोग बहुत आसानी से वोट दे पाते हैं और अगले ही दिन काउंटिंग हो जाती है। पर दूसरी बेसिक चीजों की बात करो, जैसे एजुकेशन या फिर साफ सफाई, तो उधर हमारी सरकार तहस नहस हो जाती है। इस चीज के लिए देवेश कपूर ने 3 कारण दिए। पहला है हमारी डेमोक्रेसी। दुनिया भर में देश सबसे पहले अमीर बने, फिर डेमोक्रेटिक बने, जबकि इंडिया जब डेमोक्रेसी बना तब हमारा देश गरीब था। इससे गरीब होते हुए भी सरकार को बहुत कुछ करना पड़ा। दूसरा कारण वो देते हैं कास्ट और जेंडर इश्यूज। वो कहते हैं ऐसे मुद्दों की वजह से हमारी सरकार हार्ड चीजें दे पाती है पर सॉफ्ट चीजें नहीं। जैसे सरकार रोड बना सकती है, घरों में बिजली पहुंचा सकती है, पर अगर साफ सफाई या फिर एजुकेशन की बात आ गई, जो सॉफ्ट इश्यूज है, उधर हमारी सरकार फेल हो जाती है। और तीसरा कारण वो देते हैं कि हमारे देश में लोकल सरकारें बहुत ही कमजोर है। आप इस ग्राफ को देखो, जहाँ चाइना और अमेरिका में मोस्ट लोग लोकल लेवल पे एम्प्लॉय होते हैं, इंडिया में हार्डली सरकारी ऑफिशियल्स लोकल लेवल पर काम करते हैं। जहाँ चाइना में 51% और अमेरिका में 27% सरकार का एक्सपेंडिचर लोकल लेवल में होता है। ये नंबर हमारे देश के लिए बस 3% है। प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए, जिससे पावर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के हाथों से लोकल सरकारी ऑफिशियल्स को दी जाए। अब प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर मेरे घर के आगे जो नाला है उसको थोड़ी साफ करेंगे। इनफैक्ट इस रिसर्च पेपर ने क्लियरली दिखाया कि लोकल और छोटी गवर्नमेंट्स बेहतर काम कर सकती हैं इन मुद्दों पर। अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन मोहक तुम जानते नहीं हो कि लोकल सरकारी ऑफिशियल्स कितने करप्ट होते हैं। पर भाई ये इशू भी सॉल्वेबल है बेटर मॉनिटरिंग से। आप खुद सोचो कि क्या साफ सफाई की प्रॉब्लम चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर अपने घर से सॉल्व कर सकते हैं? तो पहला स्टेप है कि हमें अपनी लोकल म्यूनिसिपैलिटीज को और पॉलिटिकल पावर देनी होगी, और दूसरा कदम है कि हमें उनको और फाइनेंशियल पावर देनी होगी, क्योंकि अभी मोस्ट म्यूनिसिपैलिटीज कंगाल है। इस आरबीआई रिपोर्ट ने 232 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका की म्यूनिसिपैलिटीज की तो सिचुएशन ठीक है। मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज का तो एक सरप्लस रहता है। मुंबई की म्यूनिसिपैलिटी का 2021 के फाइनेंशियल ईयर में तो 40,000 करोड़ रुपए का बजट था और हर साल 4,000 से 6,000 करोड़ उनका सरप्लस रह जाता है। अहमदाबाद का सरप्लस करीब 600 से 700 करोड़ है। प्रॉब्लम है देश की दूसरी स्टेट्स में। इनफैक्ट केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की म्यूनिसिपैलिटीज तो काफी लॉस में चल रही हैं। 2023 में केरला की सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का लॉस करीब 800 करोड़ था। 2021 में ये नंबर दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी के लिए करीब 950 करोड़ रुपए था। पटना का एनुअल डेफिसिट कई बार 50 करोड़ से ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे कि मुंबई की म्यूनिसिपैलिटी का बजट 40,000 करोड़ रुपए है, तो सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट 2021 में देश की सारी म्यूनिसिपैलिटीज का रेवेन्यू 1.3 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से करीब आधा यानी कि 65 करोड़ तो महाराष्ट्र से आया और 40,000 करोड़ तो मुंबई से। यानी कि पूरे देश का 30% म्यूनिसिपल रेवेन्यू बस एक शहर मुंबई से आ रहा है, जो आपको बताता है कि दूसरे शहरों की सिचुएशन बहुत खराब है। बिहार की सारी म्यूनिसिपैलिटीज का बजट उस साल बस 1200 करोड़ रुपए था और झारखंड का बस 500 करोड़। यानी कि झारखंड की सारी म्यूनिसिपैलिटीज का बजट बस 1% था मुंबई के बजट का। देश की मोस्ट म्यूनिसिपैलिटीज आईसीयू में है और प्रॉब्लम यह है कि वो इतना पैसा नहीं कमा पा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए उनकी फाइनेंसेस की ऑटोप्सी करते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज की मेनली 3 सोर्सेज होती है इनकम की। पहली है ओन सोर्स रेवेन्यू। ये वो टैक्सेस और फीस है जो म्यूनिसिपैलिटीज खुद कलेक्ट करती हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर यूजर चार्जेस साफ सफाई के। अब ये रेवेन्यू सोर्स सबसे जरूरी होती है म्यूनिसिपैलिटीज के, क्योंकि उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। पर दिक्कत यह है कि ये रेवेन्यू सोर्स वो इंक्रीज नहीं कर पा रही। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स
ओन सोर्स रेवेन्यू में सबसे जरूरी पार्ट होता है। थ्योरी में देश के हर मकान मालिक को अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक छोटा सा परसेंटेज साफ सफाई के लिए म्युनिसिपैलिटी को देना पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। पर जहां यूएस और यूके में प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू करीब 3% है जीडीपी की और दूसरे डेवलपिंग देशों में ये 0.7% है, इंडिया में ये नंबर बस 0.2% है। अब भला हम प्रॉपर्टी टैक्सेस क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रहे? पटना का एग्जाम्पल देखते हैं। एक रीसेंट ऑडिट ने दिखाया कि पटना में 26,000 अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स हैं जो किसी भी तरह का टैक्स नहीं दे रहे। कोलकाता में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको नॉन प्रॉफिट का लेबल मिल गया है, जिसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते। हर शहर में आपको ऐसे कई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप मिल जाएंगे, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स जो प्रॉपर्टी टैक्सेस देते ही नहीं है। फिर कई शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स भी बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। जैसे दिल्ली की बात करें तो उधर रेट सेट करे गए थे 2004 में। अब 20 साल हो गए हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ गई है पर ये टैक्सेस नहीं बढ़े। अमेरिका में हर 1 से 3 साल के बीच प्रॉपर्टी वैल्यूज रीअसेस करी जाती हैं ताकि ढंग का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जा सके। पर दिल्ली के साकेत में फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी पर टैक्स दिया जा रहा होगा जैसे वैल्यू उधर बस 25 लाख रुपए है। और म्युनिसिपल ऑफिशियल्स भी रेट नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि अगर रेट बढ़ गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा अगले इलेक्शंस के दौरान। इससे कुछ होता ही नहीं। एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें तो मुंबई जैसे शहरों में जहाँ कई इवेंट्स होते हैं उनको तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, पर धनबाद या फिर सिलीगुड़ी का क्या, जहाँ ऐसे इवेंट्स होते ही नहीं है। इसलिए ऐसे शहरों के लिए बहुत जरूरी होता है फीस कलेक्ट करना घरों से, चाहे वो कचरा कलेक्शन की बात हो या फिर पार्किंग की। पर प्रॉब्लम यह है कि जो फीस चार्ज कर रही है म्युनिसिपैलिटीज ऐसी चीजों के लिए वो इतनी कम है कि उनकी कॉस्ट भी कवर नहीं होती। जैसे कोलकाता के बिधान नगर की बात करते हैं जहां लोग कचरा कलेक्ट करने के लिए कुछ पैसा देते ही नहीं है। दूसरे शहरों में मंथली फीस हर घर के लिए बस 30 से 50 रुपए ही है, जबकि सिंगापुर में ऐसी फीस 2000 रुपए तक जा सकती है। अब फीस लो भी है और जो लो फीस है भी वो भी म्युनिसिपैलिटीज कलेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं होती कई बार कलेक्ट करने के लिए, और दूसरी बात वो कई बार कलेक्ट ही नहीं करना चाहती क्योंकि अगर पैसों की कमी हो भी गई तो वो एक कटोरा पकड़ के बस स्टेट या फिर सेंट्रल सरकार के पास चले जाते हैं। जैसे रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर एक रिपोर्ट ने दिखाया कि उनके पास वर्कफोर्स ही नहीं है कि वो लोगों से यूजर फीस कलेक्ट कर पाए, और यही हालत है म्युनिसिपैलिटीज की क्योंकि उनका करीब आधा पैसा ही अपनी कमाई से आता है, जो बचा हुआ है वो स्टेट या फिर सेंट्रल सरकार से आता है। पटना और जयपुर जैसे शहरों की तो और भी खराब हालत है। पटना का बस 11% और जयपुर का बस 21% पैसा उनका खुद का कमाया हुआ है। तो अगर म्युनिसिपैलिटीज को खुद की सिचुएशन ठीक करनी है तो उनको खुद का पैसा कलेक्ट करना होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्सेस से हो या फिर कूड़े कलेक्शन की फीस हो। पर ये पैसा वो लोगों से तभी कमा पाएंगे जब लोग और म्युनिसिपैलिटी के बीच में ट्रस्ट होगा, और इस ट्रस्ट की कमी है। वो बंदा बोलेगा कि भाई तुम पैसा तो ले रहे हो पर कुछ काम करोगे भी या नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि म्युनिसिपैलिटीज को ये ट्रस्ट ठीक करना होगा, और यही ट्रस्ट इंदौर की म्युनिसिपैलिटी ने सबसे पहले फिक्स किया। जैसे इंदौर में साफ सफाई सुबह के 5 बजे स्टार्ट होती है और 7 बजे तक खत्म हो जाती है, और इस कल्चर को क्रिएट करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर मनीष सिंह सुबह के 4 बजे सड़कों पर तैनात रहते थे, ये देखने के लिए कि साफ सफाई हो भी रही है या फिर नहीं। जब खुद कमिश्नर सुबह के 4 बजे उधर होंगे तो कौन सा सपोर्ट स्टाफ एब्सेंट होगा। फिर म्युनिसिपैलिटी ने एनजीओज के साथ काम किया और सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म्स और बैजेस दिए, जिसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंट्रोड्यूस करी गई और 600 एम्प्लॉइज जो ये अटेंडेंस नहीं चाहते थे उनको हटा दिया गया। फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि उनका कूड़ा कलेक्ट हो रहा है, इसलिए वो एक फी देने में राजी हो गए। और यही चीज दूसरी म्युनिसिपैलिटीज को करनी होगी, नहीं तो वो बस हाथ जोड़ के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने खड़े रहेंगे, और इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्टेट सरकार अपने टैक्स कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा उनको दे देती है। अब थ्योरी में ये सिस्टम अच्छा लग रहा होगा आपको, पर इसमें कई प्रॉब्लम्स है। इमेजिन करो कि आप एक घर चला रहे हो और आपका फैमिली मेंबर आपको प्रॉमिस करता है कि हर महीने वो आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे खाने पीने के लिए, पर मान लो अगर उनकी पेमेंट लेट आई या फिर आई ही नहीं तो ऑब्वियसली घर में अफरा तफरी मच जाएगी। और ऐसे ही म्युनिसिपैलिटीज का हाल है अभी। जैसे महाराष्ट्र में कई म्युनिसिपैलिटीज को 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं मिली, इसलिए म्युनिसिपैलिटीज ढंग से प्लानिंग ही नहीं कर पाती। और ऐसी प्रॉब्लम सेंट्रल ट्रांसफर्स के साथ भी है। सेंट्रल सरकार पैसा ट्रांसफर करती है तो फाइनेंस कमीशन की एलोकेशन के जरिए या फिर कई स्कीम्स के जरिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। पर जो सेंट्रल सरकार के ट्रांसफर्स होते हैं उनमें कई कंडीशंस होती हैं। मान लो कि आप एक स्कूल चला रहे हो या सरकार आपको पैसा दे रही है एक लाइब्रेरी बनाने के लिए, पर आप उससे बुक्स नहीं खरीद सकते।
और ऐसा ही हाल है जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेंट्रल सरकार हर घर के लिए 12,000 रुपए देती है टॉयलेट्स बनाने के लिए। तो इस पैसे से म्यूनिसिपैलिटीज टॉयलेट्स तो बना सकती हैं पर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकती। इस वजह से देश भर में टॉयलेट्स तो बन गए हैं पर कई टॉयलेट ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड ही नहीं है। इंदौर में भी एक जमाने में ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी, हर जगह कचरा फैला हुआ था, पर आज इंदौर हमारे देश का सबसे साफ शहर बन गया है। पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कचरे पर सबसे पहले फोकस नहीं किया बल्कि अपने फाइनेंसेस पर फोकस किया। स्टेट या फिर सेंट्रल सरकार के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने रेवेन्यू पर फोकस किया और उन्होंने एक फीस सिस्टम स्टार्ट किया जहां घरों से 60 से 150 रुपए चार्ज करे जाएंगे हर महीने के लिए और बिजनेसेस को हर किलो के वेस्ट के लिए 3 रुपए देने होंगे। इसी से इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर साल 27 करोड़ रुपए कलेक्ट कर पाई, जिसकी वजह से वो अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को फाइनेंस कर पाए। और वो इधर नहीं रुके, उनको और पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बॉन्ड्स इश्यू करे। बेसिकली उन्होंने पब्लिक से कर्ज मांगा। अब बॉन्ड्स इश्यू करने के लिए आरबीआई ने म्युनिसिपैलिटीज पर कई कंडीशंस डाली हुई हैं, जैसे उनके फाइनेंसेस बहुत तगड़े होने चाहिए। इंदौर म्युनिसिपैलिटी के फाइनेंसेस अच्छे थे इसलिए वो कर पाए, और जब उन्होंने ये बॉन्ड इशू करे तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग था। जितने इन्वेस्टर्स की उनको जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा लोग उनके आगे आगे खड़े हो गए। इस बॉन्ड इशू से उन्होंने 100 करोड़ रुपए रेज करे, जो किसी भी म्युनिसिपैलिटी ने हमारे देश में नहीं किया था। और इंदौर के बाद राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी यही चीज करी। उन्होंने 100 करोड़ रुपए रेज कर अपने बॉन्ड्स इशू से, जो वो अपने वाटर सप्लाई सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इनकम तो बस एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है कितनी इनएफिशिएंसी और करप्शन के साथ पैसा खर्च करती हैं ये म्युनिसिपैलिटीज। अब ये आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ोगे तो एक्सपेंडिचर साइड में आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। जैसे जो बड़ी म्युनिसिपैलिटीज है वो अपने बजट का मोटा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए या फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। जैसे बीएमसी ने अपना आधे से ज्यादा बजट ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में डाला है। प्रॉब्लम है जिस तरीके से वो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो आपको शॉक कर देंगे। यह है तुषार गिरिनाथ, बेंगलुरु की म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर, जिन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि वो अपने कर्मचारियों के लिए कितनी परवाह करते हैं और इसीलिए सर्दी से बचाने के लिए उन्होंने स्वेटर्स खरीदे। कितना खर्चा? 7 करोड़ रुपए 16,000 लोग के स्वेटर्स के लिए, यानी कि एक कर्मचारी के लिए 4,300 रुपए खर्च करे गए स्वेटर्स के लिए। कौन सी लग्जरी ब्रांड से बनाए थे ये स्वेटर्स? और इन म्युनिसिपैलिटीज के खिलाफ कई करप्शन एलिगेशंस भी हैं। 27 मार्च 2024 को बीएमसी ने 96 एम्प्लॉयज को रीइंस्टेट कर दिया, जिनको एक जमाने में सस्पेंड कर दिया गया था करप्शन और क्रिमिनल चार्जेस पर। ये इन्फॉर्मेशन बीएमसी से नहीं आई बल्कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पब्लिश करी। पिछले ही हफ्ते ईडी ने बेंगलुरु की म्युनिसिपैलिटी के हेडक्वार्टर को रेड किया करीब 1000 करोड़ के बोरवेल स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपका टैक्स का पैसा कैसे वेस्ट किया जाता है उसका बेटर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा मुंबई के गोखले ब्रिज से। जब बीएमसी ने इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया था, उन्होंने इसको एक आर्किटेक्चरल मार्वल बुलाया था, पर बीएमसी इस ब्रिज को दूसरी एंड पर बर्फी वाला फ्लाईओवर से कनेक्ट करना ही भूल गई। इसलिए लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें लॉन्ग जंप करनी है इधर से। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से म्युनिसिपैलिटीज अपना काम नहीं करती, और जब वो अपना काम नहीं करती तो कई सिटीजन्स भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। कोई भी सोसाइटी काम तब करती है जब आप उनके अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हो और बुरे बिहेवियर को पनिश करते हो। पर अगर कोई आदमी लगातार सड़कों पर कूड़ा फेंकते रहे और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए तो क्या होगा? और यही हालत है अभी देश की, क्योंकि लोगों को सिविक सेंस की एजुकेशन नहीं मिली और म्युनिसिपैलिटी से उनको ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट मिल रही है। इसलिए लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते ही नहीं है कि उनको अपने शहर साफ रखने चाहिए। कोई सफाई कर्मचारी आएगा, वो साफ करके चले जाएगा। अब मैंने आपको करीब 8 रिपोर्ट्स की एनालिसिस बता दी और देश के शहर साफ हो जाएंगे, है ना? है ना? नहीं। अगर मैं ये रिपोर्ट ढूंढ सकता हूँ और समझ सकता हूँ तो कोई एमपी, एमएलए, आईएएस ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मेयर भी ये कर सकता है, पर वो कर नहीं रहे। क्यों? इंसेंटिव्स। इसके बारे में मैंने बात करी थी अपने पिछले आईएएस वीडियो पे। जो लोग हमें गवर्न कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर आईएएस ऑफिसर हो, उनका इंसेंटिव ही नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। पॉलिटिशियंस की अगर बात करें तो उनको इलेक्शन तो जीतना आता है, पर इलेक्शन के बाद क्या करना है वो नहीं पता। और आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ।
जब तक सूरज चांद रहेगा। दिव्या मित्तल। यह है दिव्या मित्तल, 2013 बैच की एक IAS ऑफिसर। 2023 में वो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के एक गांव लहोरिया दाह का मानो नक्शा ही बदल दिया। 2023 तक इस गांव में नल से पानी नहीं आ रहा था, पर उन्होंने सरकार की हर घर जल स्कीम के जरिए गांव में साफ पानी पहुंचाया। अब पानी पहुंच गया, इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा जल पूजन करवाया उधर। पर कुछ ही दिन बाद आपको पता है क्या हुआ? उनका ट्रांसफर करा दिया गया। भला क्यों? क्योंकि एक लोकल बीजेपी लीडर विपुल सिंह ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा दिव्या मित्तल की कंप्लेन करते हुए। विपुल सिंह अपने लेटर में लिखते हैं कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करना जरूर IAS ऑफिसर की जिम्मेदारी है, पर इनॉग्रेशन तो एक पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कार्तिक मुरलीधरन अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने कई बार ये देखा है कि जब स्कूल्स में किताबें या फिर कंप्यूटर्स दिए जाते हैं, टीचर्स उनको बंद रखते हैं और स्टूडेंट्स को यूज नहीं करने देते, क्योंकि टीचर्स को डर है कि मानो अगर ये किताबें या फिर कंप्यूटर चोरी हो गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उनको डर ये नहीं है कि बच्चे कंप्यूटर्स और किताबें यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो सरकार में लोग हैं उनका इंसेंटिव ही ये है कि कोई रिस्क मत उठाओ भाई, रिस्क उठाया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब आप खुद एक IAS ऑफिसर के नजरिए से सोचो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप रिस्क उठाकर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पर अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी तो जो सैलरी और पोजीशन है वो तो फिक्स्ड है। सीनियरिटी से ही डिसाइड होता है कि आपको कौन सी प्रमोशन मिलेगी और कितने पैसे मिलेंगे। और अगर कोई रिस्क उठा भी दिया तो हो सकता है कि दिव्या की तरह आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप क्या करोगे? आप कोई रिस्क ही नहीं उठाओगे। आप बस ये सोचोगे कि मेरा टेन्योर बस 2-3 साल का ही है इस पोजीशन में, फिर तो ट्रांसफर होना ही है। इस 2-3 सालों के दौरान कुछ अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए। और यही मेन दिक्कत है हमारे देश में। एक MP और MLA को तो हम 5 साल में बदल सकते हैं, पर एक IAS ऑफिसर 20-30 साल तक रहता है सिस्टम में और वो इसी हिसाब से सोच रहा है। अब मोदी जी ने अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में बात करी थी पॉडकास्ट में। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। मोदी जी, आपको हमारी ब्यूरोक्रेसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ानी होगी इंसेंटिव्स चेंज करके। आपको उनको बोलना होगा कि उनकी सैलरी या फिर प्रमोशन तभी होगी जब वो अपने गोल्स अचीव करेंगे, और अगर नहीं करे तो उनको डिमोशन मिलेगी। हमें सभी ऑफिसर्स के लिए स्पेसिफिक गोल्स बनाने होंगे जिनका हम माप तोल कर सकते हैं। जैसे अगर एक ऑफिसर फॉरेस्ट्री के लिए जिम्मेदार है तो हम उनका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं कि उनके टेन्योर के दौरान इंडिया का कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा। अगर एक IAS ऑफिसर हमारी नदियों के लिए जिम्मेदार है तो हम जैसे गंगा नदी की सेफ्टी लेवल चेक कर सकते हैं। मोदी जी, आपने पॉडकास्ट में बताया कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे आपने कई टेढ़े ऑफिसर्स को सीधा कर दिया था। उन्होंने कहा साहब मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा भाई ये मार्च महीना तुम्हारे दिमाग में जो ईयर है बजट के कारण उससे बाहर निकलो, मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे। और हमें ऐसा ही मिशन मोड लाना होगा, क्योंकि अभी तो देश ऑटो पायलट में चल रहा है। आपके थर्ड टर्म के लिए करीब 1600 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा। हम एक मिशन स्टार्ट कर सकते हैं शहरों को साफ करवाने का। नहीं तो जब आप आओगे तब तो शहर साफ हो जाएंगे, पर आपके पीठ पीछे हालत ऐसी रहेगी।